हाँ, हम लोग एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट देखे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्लास 12 में सॉल्यूशन चैप्टर जो चल रहा था उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन इन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट्स के बाद जो टॉपिक है वो भी इम्पोर्टेंट ही है। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या था एक्चुअल में? जब हम एक प्योर लिक्विड लेंगे और उस प्योर लिक्विड में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया जाए, उसका ये ग्राफ बता देते हैं, ग्राफ की जरूरत नहीं, ग्राफ वहां पर दूसरा बनेगा। अगर हम एक प्योर लिक्विड लिए हैं और उस प्योर लिक्विड में अगर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि सॉलिड ले लीजिए। तो एक लिक्विड में एक सॉलिड मिक्स कर दीजिए, नॉन वोलेटाइल सॉलिड हो गया। उस सॉलिड को मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन का क्या क्या बिहेवियर, क्या क्या उसमें चेंजेस आएगा, वही हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। उसमें पहला चीज कि अगर आप एक प्योर लिक्विड में एक सॉलिड ऐड कर दोगे, सॉलिड मिक्स कर दोगे, तो सबसे पहले उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, उड़ने का टेंडेंसी उसका कम हो जाएगा, कम वेपराइज होगा, उतना तेजी में वेपराइज नहीं होगा, धीमे धीमे वेपराइज होगा। तो पहला चीज ये कि वेपर प्रेशर कम हो जाता है। प्योर कंडीशन में उसका उड़ने का टेंडेंसी इतना था, इतना वेपर प्रेशर इतना था। इम्प्योर कंडीशन में जब सॉल्यूशन बना जिसमें सॉलिड मिक्स कर दिए, तो सॉलिड ये सॉलिड है, इसको मिक्स करने के बाद जो उसका वेपर प्रेशर है वो इतना हो गया। इससे पहले वाला क्लास अगर आप नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उसमें जा करके देख सकते हैं। और वेपर प्रेशर कम हो गया, तो पहले P1 नॉट था, बाद में कितना हो गया P1। तो वेपर प्रेशर कितने का चेंज हुआ? वेपर प्रेशर P1 नॉट माइनस P1 का चेंज हुआ। 10 था पहले, 8 हो गया, 10 माइनस 8 2 का चेंज हुआ, 10 माइनस 8 2 का चेंज हुआ, और 2 का चेंज वो डेल्टा P है। तो वेपर प्रेशर कितना कम हुआ? इतना कम हो गया। इसको कहा जाएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका वैल्यू P1 नॉट x2 के बराबर आता है, जो हम उस क्लास में बताए हैं, आप देख सकते हो प्रीवियस क्लास का लेक्चर। और डेल्टा P बाई P1 नॉट, डेल्टा P का मतलब ये हो गया बाई P1 नॉट, इसको कहा जाता है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। और इसका वैल्यू x2 के बराबर आता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड के बराबर, जो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड ये होता है। अब किसी का वेपर प्रेशर अगर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम, वेपर प्रेशर ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट कम। प्योर कंडीशन में किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, सॉल्यूशन बनाने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना हो गया, चेंज करिए तो सॉल्यूशन बनाने के बाद ज्यादा हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। पहले प्योर कंडीशन में उसका बॉइलिंग पॉइंट, मान लीजिए प्योर लिक्विड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, उसमें अगर आप ये मिक्स कर दीजिएगा, जैसे शुगर मिक्स कर दीजिए, तो प्योर वाटर में अगर शुगर मिक्स कर दीजिएगा, तो शुगर मिक्स कर देने के बाद उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 नहीं रहेगा, 100 से बढ़ जाएगा। नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड कर दिए, नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड कर दिए प्योर सॉल्वेंट में, एक प्योर लिक्विड में, प्योर वाटर में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। 100 था, 100 से कुछ बढ़ जाएगा, जैसे 100.08 हो जाएगा, तो बढ़ गया। कितना बढ़ा? 100 था, 100 से 100.08 हो गया, मीन्स 0.08 बढ़ा। तो जितना बढ़ा उसी का एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट EBP, 100.08 माइनस 100, इसको कहा जाएगा डेल्टा TB। और इसका वैल्यू kbm के बराबर होता है, जहां पे हम बताए थे kb को क्या कहते हैं, कांस्टेंट है। ये सब चीज, इन सब चीजों को तो यूज करेंगे ही यहाँ पर, क्योंकि ये सब चीज तो वापस से रहेगा, बस वहां पे थोड़ा टर्म चेंज रहेगा, इसीलिए किसी को हम इरेज नहीं कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा यहाँ इरेज करने की जरूरत पड़ेगा, इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ थोड़ा सा हम लोग को जरूरत पड़ेगा। और बाकी वही चीज है, बाकी वही यूज होने वाला है, ग्राफ वही, ग्राफ नया बनेगा, फिगर वही है। इस बार हमको सॉल्यूशन को और प्योर लिक्विड को बॉयल करके स्टडी नहीं करना है, इस बार हमको उसको फ्रीज करना है, जमाना है। तो फ्रीज करेंगे तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या चीज है, तो इस पर भी देखा जाएगा, उसको वेपर प्रेशर से रिलेट करके देखेंगे। पहला तो आते हैं यहाँ पर वेपर प्रेशर के टर्म में, कि वेपर प्रेशर का क्या क्या फर्क पड़ रहा था। तो प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर P1 नॉट था, इम्प्योर कंडीशन में P1 हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया। कितना कम हुआ? दिस मच अमाउंट, इसका वैल्यू क्या होगा? P1 नॉट माइनस P1, जिसको हम लोग LVP कह रहे हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और इसका वैल्यू
बराबर आ रहा था P1 नॉट x2 के, और x2 पता ही है मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 क्या होता है। ये पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज, सेकेंड था RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वो क्या था, अगर इस डेल्टा P को P1 नॉट से डिवाइड कर दें, मीन्स P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट, प्योर कंडीशन वाले से डिवाइड कर दें, तो इसको कहा जा रहा था RLVP, जिसका वैल्यू बराबर आ रहा था ओनली x2, और x2 मीन्स हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2। ये चीज। नेक्स्ट तीसरा चीज जो है, वो तीसरा है कि अगर किसी का वेपर प्रेशर कम है, तो वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। कितना कम होगा वो निकाल सकते हैं हम, उसको कहा जाएगा डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी का मतलब हो जाएगा टीबी माइनस टीबी नॉट, और ये वैल्यू कहा जाता है ईबीपी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। प्योर में इतना था, इम्प्योर में इतना हो गया, प्योर में इतना था, इम्प्योर में इतना हो गया। इम्प्योर कंडीशन में बढ़ गया, सॉल्यूशन बनाएंगे बढ़ जाएगा, एलिवेट कर देगा, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी हो जाना, और उसका वैल्यू बराबर आएगा के बी एम के, जहाँ पे के बी तो हो गया ये कांस्टेंट का नाम, और एम हो जाएगा मोलैलिटी। ये चीज देख लीजिए। अब एक बच गया है नया कॉन्सेप्ट, DFP। तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, शॉर्ट में लिखा जाएगा DFP। देखिए, जब हम फ्रीज करेंगे, कोई चीज को फ्रीज किया जा रहा है, तो फ्रीज करने के लिए वो मॉलिक्यूल ऊपर उड़ेगा नहीं। ठंडा करने का मतलब होगा कि वो मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक आ जाएगा, सब जम जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स अगर उड़ा हुआ भी है ऊपर में, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। मॉलिक्यूल्स आपस में दूर दूर चला गया है, थोड़ा सा एक्सपैंड करके दूर हो गया है, ठंडा करेंगे तो नजदीक कॉन्टैक्ट कर जाएगा। तो ये जो फिनोमिना है इसको कहा है फ्रीज होना। और फ्रीज जिस टेम्परेचर पे हो रहा है उसका नाम रखे TF नॉट, मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और अब जो फ्रीज होगा वो फ्रीज हो रहा है, ठंडा हो रहा है TF टेम्परेचर पर। अब एक और कॉन्सेप्ट बता दें, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम उनका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा, वो ज्यादा टेम्परेचर पर फ्रीज होगा। जो जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ज्यादा उनका फ्रीजिंग पॉइंट कम। जो ज्यादा हीट ले रहा है बॉयल होने के लिए और फ्रीज होने के लिए कम टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाएगा। तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है उनका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जिनका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है उनका, जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उनका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। अब ऐसा करने से देखिए, प्योर कंडीशन में फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा था, इम्प्योर कंडीशन में कम हो गया। अगर प्योर कंडीशन में ज्यादा, इम्प्योर कंडीशन में कम, कम हो गया, डिप्रेस हो गया, डिप्रेशन हुआ। किस चीज का? फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होना, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाना। तो कितना कम हो जाएगा? दिस मच अमाउंट, डेल्टा TF। कैसे निकलेगा? TF नॉट माइनस TF, बड़े से छोटे को घटा दिए, इतना कमी आ गया। इसको कहा जाएगा DFP, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसका वैल्यू बराबर आएगा KF इंटू M, जहाँ पे KF क्या है, जैसे KB एक कांस्टेंट था वैसे KF कांस्टेंट है। स्मॉल m जैसे वहाँ मोडालिटी था EBP में, वैसे यहाँ भी स्मॉल m मोडालिटी। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों का स्टडी लगभग लगभग सेम ही है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, जब फ्रीज करेंगे तो जो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर दे रहे हैं, इसका क्या मतलब? इसको हम लोग आम भाषा में पढ़ते थे कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड फ्रीज हो रहा है वो फ्रीजिंग पॉइंट है। अभी इस चीज को वेपर प्रेशर के टर्म में समझेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। हम इसके लिए ग्राफ बना लें, और इसी ग्राफ से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। इधर हम ले लिए हैं टेम्परेचर एक्सिस, ये हम लोगों का टेम्परेचर एक्सिस है, और इधर ले लिए हैं
वेपर प्रेशर एक्सिस। और एक फ्रोजन सॉलिड का ग्राफ बनाते हैं। एक फ्रोजन सॉलिड, एक जमा हुआ लिक्विड, उसका ग्राफ हम बना दिए, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर वर्सेस, वो कुछ इतना है, उसका ग्राफ कुछ ऐसे। ये फ्रोजन सॉलिड है, उसका वैल्यू जमे हुए सॉलिड का। देखिए एक चीज तो क्लियर है कि सॉलिड के पास उड़ने का टेंडेंसी ना के बराबर, तो वेपर प्रेशर भी ना के बराबर, उड़ेगा ही नहीं तो हम जीरो अज्यूम कर चलते हैं, मान के चलते हैं एकदम नियरली जीरो। तो वेपर प्रेशर जब होगा ही नहीं तो वेपर प्रेशर उनका जीरो, तो फिर ये ग्राफ कैसे बन गया? ये जो ग्राफ बना है ये बहुत लो टेम्परेचर बना है, बहुत लो टेम्परेचर पे बहुत ही लो वेपर प्रेशर है। हम एक लिक्विड लिए, लिक्विड एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें, वो ग्राफ कहाँ पर है हम बताना चाहते हैं। देखिए क्या जो हम समझाना चाहते हैं बताते हैं आपको। हम एक लिक्विड लिए, कौन सा लिक्विड? ये प्योर लिक्विड, और कुछ टेम्परेचर पर उसको रखें, वो टेम्परेचर इतना है, मान लीजिए इतना। इस टेम्परेचर पर हम इस लिक्विड का स्टडी कर रहे हैं। कितना टेम्परेचर? लेट इट बी टी टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर कितना है? P1 नॉट। तो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर ले लिए, उस स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर देखें तो वेपर प्रेशर आ गया कितना? यहां पे मिला हम लोग को P1 नॉट इस टेम्परेचर पे। अच्छा, इसी टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर होगा कुछ। जब सॉल्यूशन बन गया तो सॉल्यूशन का इसी टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कुछ होगा, क्योंकि दोनों को सेम टेम्परेचर है। अज्यूम करिए ऐसे इस तरीके से, नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर 25 है, 25 पे पानी लेनी है और उसका वेपर प्रेशर नोट कर लिए। मान लीजिए वेपर प्रेशर इतना है, रूम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर इतना है। उसी टेम्परेचर पे हम सॉल्यूशन भी बना दिए, उसमें चीनी ला के मिक्स कर दिए। अब सॉल्यूशन बन गया तो टेम्परेचर उसी टेम्परेचर पे काम किए, टी टेम्परेचर पे ही काम किए। लेकिन जब ये बन गए सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन बनने के बाद उसका वेपर प्रेशर चेंज हो गया। वेपर प्रेशर चेंज हो गया, कितना हो गया? वेपर प्रेशर हो गया P1। पहले ज्यादा था कि बाद में ज्यादा? तो पहले ज्यादा था, बाद में कम हो गया। तो बाद में जो कम हुआ, उसका कम होने के बाद उसका वैल्यू इसी टेम्परेचर पे कुछ इतना मिला हमको। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कुछ इतना मिल रहा है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है P1। और इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको क्या कहा था? इन दोनों के बीच का जो गैप है यहां से यहां, इसको क्या कहा जाएगा? दिस मच अमाउंट इज दी डेल्टा P, लोअरिंग वेपर प्रेशर। यहां से हम मान लीजिए 100 है, यहां से हम मान लीजिए 80 है, तो यहां से यहाँ कितना हुआ? 20। 100 माइनस 80 इज 20, 100 माइनस 80 इज 20। तो इस तरीके से लोअरिंग वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। अब दूसरा चीज देखिए, हमको एक चीज समझना है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या चीज होता है वेपर प्रेशर के टर्म में। सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या है? ना के बराबर, एकदम जीरो। और लिक्विड का वेपर प्रेशर काफी हाई। लिक्विड को ठंडा करते जाएंगे तो मॉलिक्यूल का उड़ने का टेंडेंसी कम होते चल जाएगा, ऊपर जाने का टेंडेंसी कम, बल्कि नीचे आने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा उसका। तो जैसे जैसे लिक्विड को ठंडा करेंगे, टेम्परेचर गिराते जाएंगे, टेम्परेचर फॉल होगा, वेपर प्रेशर का वैल्यू भी गिरने लगेगा। और वेपर प्रेशर धीमे धीमे गिरते 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 इतना वेपर प्रेशर कम हो जाए कि वो वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। सॉलिड का वेपर प्रेशर कैसा है? लगभग जीरो। तो किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उस सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, ये किसी ना किसी टेम्परेचर पे होगा, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। कम होते 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 इतना कम हो गया कि सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया, और ये जिस टेम्परेचर पे होगा उसी टेम्परेचर को उस लिक्विड का प्योर फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। अब जैसे मेरे पास ये प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, इस प्योर लिक्विड का नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर मान लीजिए उसका वेपर प्रेशर इतना है, रख दिए इतना। हम इसको ठंडा करना स्टार्ट किए, जमाना स्टार्ट किए, अभी इसका स्टडी नहीं कर रहे हैं, प्योर लिक्विड स्टडी कर रहे हैं।
तो प्योर लिक्विड को जमाना स्टार्ट किए, जैसे ही जमाना स्टार्ट करेंगे, फ्रीज करना स्टार्ट करेंगे, मतलब टेम्परेचर कम कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं मतलब वेपर प्रेशर कम होगा। तो ये कम होते होते इतना कम होगा कि ग्राफ कुछ यहाँ इस तरीके से आके मान लीजिए मिल जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसे जैसे इसको हम ठंडा करेंगे वेपर प्रेशर कम होते जाएगा, और कम होते होते एक टाइम आएगा कि सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। और जिस कंडीशन पे ये होगा उस कंडीशन पर अगर हम टेम्परेचर नोट करें तो वो टेम्परेचर कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। तो ये लिक्विड को हम फ्रीज कर रहे थे, उसका वेपर प्रेशर इसके बराबर हो गया सॉलिड के वेपर प्रेशर के। ऐसे कंडीशन में टेम्परेचर नोट किए, वो टेम्परेचर कहलाएगा TF नॉट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है। इस तरीके से हम लोग बताते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, और वेपर प्रेशर के टर्म में उस तरीके से बताते थे बॉइलिंग पॉइंट। तो इससे पहले क्लास में बॉइलिंग पॉइंट देखे थे, अभी फ्रीजिंग पॉइंट देखें। सेम काम सॉल्यूशन में भी करेंगे, सॉल्यूशन को भी ठंडा, अब इसका स्टडी कर रहे हैं सॉल्यूशन का, इसको ठंडा करना स्टार्ट किए। नॉर्मल इसको टेम्परेचर पे रखें तो देखिए इसका वेपर प्रेशर इतना आ रहा है, इतना ठंडा किए वेपर प्रेशर कम होगा। ठंडा करने का मतलब इधर आना, टेम्परेचर गिरना, फॉल होगा, टेम्परेचर कम होगा। और वेपर प्रेशर कम होना मतलब ग्राफ नीचे की तरफ। तो ग्राफ इस तरीके से ग्रेजुअली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, और इस तरीके से आकर के वेपर प्रेशर कम होते होते इतना कम हो गया कि जमे हुए सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया। और ये जिस टेम्परेचर पर होगा उस टेम्परेचर का अगर हम वैल्यू देखेंगे तो उसको कहा जाएगा TF वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ सॉल्यूशन का है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो गया, ये वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया। और यहां से देख के आप ग्राफिकली बता सकते हो किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, TF नॉट ज्यादा है कि TF ज्यादा है। डेफिनेटली TF नॉट ज्यादा है, TF कम है। TF नॉट ज्यादा है, TF कम है। यही तो हम लोग मान के चले थे, जिनका वेपर प्रेशर ज्यादा उनका बॉइलिंग पॉइंट कम, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम उनका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा। और ग्राफ से हमको समझ में आ रहा है कि ये चीज होता है। अब एक चीज, यहां से यहां तक का जो गैप है, इस गैप को क्या कहा जाएगा? इस गैप को कहा जाएगा डेल्टा TF। और ये डेल्टा TF सेम उस तरीके से डेल्टा P भी डिपेंड करेगा। मान लीजिए डेल्टा P इतना होता है, इतना डेल्टा P अगर ज्यादा होता तो ग्राफ ऐसे आते आते ज्यादा गैप बनाता, और ये ज्यादा गैप बनने के कारण फिर ये गैप ज्यादा होता, मीन्स डेल्टा TF ज्यादा होता। तो ग्राफिकली देखें तो डेल्टा TF जैसे डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा P था, वैसे डेल्टा TF भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P आ रहा है। और डेल्टा P किसके प्रोपोर्शनल होता है? डेल्टा P बराबर है P1 नॉट x2 के। P1 नॉट तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इक्वल हटा देंगे तो डेल्टा P प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? x2 के। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि डेल्टा TF तो प्रोपोर्शनल डेल्टा P के, और डेल्टा P प्रोपोर्शनल है किसके? x2 के। तो कांस्टेंट लगा दें, हम इसको ले लेंगे, इसको लेके कांस्टेंट लगा देते हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 और इक्वल टू k x2। ये मोल फ्रैक्शन का वैल्यू लेकर हम सॉल्व कर रहे हैं। और फाइनली हम ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा TF बराबर होगा k x2 का वैल्यू तो पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2। ये जो वैल्यू निकला हम लोग का, ये आया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू। लेकिन क्या डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का ये वैल्यू से हम बता पाएंगे कि ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं? याद करिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कुछ कंडीशन होता था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्या कंडीशन था? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कंडीशन था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल। लेकिन नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिक्स किए। दूसरा, सॉल्यूट मस्ट नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट इन द सॉल्यूशन, मतलब सॉलिड में टूटना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए। तो एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। जैसे NaCl के केस में NaCl को पानी मिले क्या मिल जाएगा? Na+Cl- टूट गया, इसको डिसोसिएट होना, ये नहीं होना चाहिए। थर्ड चीज, सॉल्यूशन मस्ट बी वेरी डाइल्यूट। सॉल्यूशन जो आपको बनाना है वो बहुत पतला सॉल्यूशन, मीन्स पानी में या सॉल्वेंट में या लिक्विड में बहुत कम अमाउंट ऑफ सॉलिड मिक्स करना है।
बहुत ज़्यादा नहीं, एक्सेस नहीं, बहुत कम मिक्स करिएगा, तब जाके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगा। तो सॉल्यूशन होना चाहिए वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट सॉल्यूशन लेके काम करेंगे। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कोई है कि नहीं, इसको चेक करने का तरीका क्या है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आना चाहिए किसके, मोलालिटी के। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलालिटी है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉलिड है तो भी वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो हम लोग जैसे डेल्टा टीवी को प्रूफ किए थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वैसे डेल्टा टीएफ को प्रूव कर सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। देखिए सबसे पहले वेरी डायल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि सॉल्यूट का क्वांटिटी, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स से बहुत कम है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज वेरी मच लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे कंडीशन में दोनों का सम लगभग सॉल्वेंट के बराबर आ जाएगा। n1 + n2 के वैल्यूज n1 के बराबर 1000 + 1 लगभग 1000 कह सकते हैं। वही काम है यहाँ पर। अब क्या किए, डेल्टा टीएफ का निकाल चुके हैं। डेल्टा टीएफ का वैल्यू क्या है, k n2/n1 + n2। ये जो n1 + n2 है उसके जगह सिर्फ n1 लिख देंगे। n1 + n2 क्या मान, n1, तो इसके जगह सिर्फ n1 लिख दिए। n2 को रहने दी, n1 को चेंज करिए। n1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास से जाएगा ऊपर, एक्सप्रेशन आ जाएगा ये जो वैल्यू है देखिए k कांस्टेंट है, कांस्टेंट लगाए थे, प्रोपोर्शनल से हटाने के लिए लगाए थे। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, हर कंपाउंड का अपना मोलर मास फिक्स, जैसे अगर सॉल्वेंट वाटर है तो वाटर का मोलर मास 18 फिक्स। कांस्टेंट को हटा देंगे और इक्वल को हटा देंगे, साइन लग जाएगा प्रोपोर्शनल। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इज मोलारिटी। तो इस चीज के जगह पर हम लिख दिए क्या, मोलारिटी। और डेल्टा टीएफ फाइनली, जैसे डेल्टा टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलारिटी आ रहा था, सेम वे डेल्टा टीएफ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी आ गया। और जब डेल्टा टीएफ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलारिटी आ गया तो इक्वल करने के लिए जो कांस्टेंट लगाएं उस कांस्टेंट को कह दिए केएफ, मतलब केएफ बराबर है किसके, इनके। अब इस केएफ का नाम क्या है, अब यहां से नाम देखिए। केबी का नाम क्या था, केबी का नाम था इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका नाम होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। दूसरा उसका नाम क्या था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, वहां एलिवेशन हो रहा था, यहां डिप्रेशन हो रहा है, इसका नाम है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अच्छा, तीसरा नाम क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। तो इसका नाम क्या होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन नहीं, डिप्रेशन। इसका और नाम क्या हो सकता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। और इस फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू, जैसे बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू ये था, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू केएफ हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा टीएफ हो जाएगा। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के जगह, यहाँ वेपराइजेशन में फ्यूजन हो रहा है, ये कर देंगे फ्रीज हो रहा है, और यहाँ वेपराइजेशन की जगह लिख देंगे फ्रीजिंग। तो फ्रीजन, फ्यूजन और फ्रीजिंग ये यूज कर सकते हैं। और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जगह लिख देंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग बराबर हो जाएगा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसका वैल्यू यूनिट आपको पता है। लैटेंट हीट एनर्जी पर ग्राम में होता है, तो एनर्जी का यूनिट तो आपको पता ही है, एनर्जी हो गया जूल, जूल पर ग्राम में लैटेंट हीट, जूल पर मोल में होगा, जूल पर मोल में होगा एंथैल्पी डेल्टा एच। इस तरीके से जितना भी चीज था एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का, उसको पूरे तरीके से हम लोग चेंज कर दिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। इस तरीके से डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पे ये नोट्स हो गया हम लोगों का। और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के बाद फोर्थ टॉपिक जो बचता है छोटा सा है, लेकिन उसमें और भी कई चीज़ें, ऑस्मोटिक प्रेशर, फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये तो प्रूव हो गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद उसमें एक प्रोसेस ऑस्मोसिस, वो इम्पोर्टेंट है।
दूसरा उसमें एक प्रोसेस रिवर्स ऑस्मोसिस, वो इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो उसे पढ़ेंगे, साथ साथ कुछ और क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े भी नहीं है, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और फर्दर स्टडीज करते रहिए। हर टॉपिक का लिंक दिया हुआ है इसी वीडियो में, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये जो टॉपिक है इन सब पे न्यूमेरिकल्स भी बना हुआ है। आप चैनल पे जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल पोर्शन वाला प्लेलिस्ट भी बना हुआ है जो एनसीईआरटी क्वेश्चन बेस्ड है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल्स वहाँ पर बना हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं कोई समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन जरूर बताइए और फर्दर स्टडीज़ के लिए सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।